ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूज़, जिस तरह से हम अपने पिछले सेगमेंट पे बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप बीमारियों को अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इसमें हमारी स्लीप, हमारी एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी और इसके साथ साथ हमारी खुराक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। खुराक में अगर हम देखें तो ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल हमें मुख्तलिफ़ अमराज से बचा सकता है। ये बात आपने भी सुन रखी होगी, मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ कि सीज़न का जो है वो फल खाना चाहिए और सीज़न का फल जो है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों को अवॉइड करने की, तो जिन लोगों की खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल होते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन इट कि उनका लाइफस्टाइल भी बेहतर रहता है, उनकी जो ओवरऑल वेलबींग और जो उनकी जिस्मानी सेहत है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इसी हवाले से आज हमने गर्मियों के 3 फलों की अफादियत, उनके हमारी सेहत पर असरात इन अ वेरी पॉजिटिव वे वो डिस्कस करने हैं। हम बात करेंगे आलू बुखारे पर, जिसकी तासीर जो है, वैसे तो न्यूट्रिशन में तासीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन जिसको ठंडा तस्वुर किया जाता है और ये हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ अगर हम खुबानी की बात करें, आजकल के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और ऊपर से बरसात, हमें खुबानी बहुत ही ज़्यादा रेडली अवेलेबल नज़र आती है। इसके साथ साथ आड़ू की बात करें, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं, हमारे डाइजेशन को बेहतर करते हैं। स्पेशली जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं, आड़ू उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सो इंडिविजुअली इन तीनों फलों के फ़वाइद हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आलू बुखारा, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। हमारे साथ डिस्कशन के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हफ्सा गौहर इस वक्त शो में मौजूद हैं। हफ्सा, थैंक यू सो मच। हफ्सा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आलू बुखारा। व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आलू बुखारा? डेफिनेटली देयर आर सो मेनी, लेकिन आप अपनी ज़ुबान से लोगों को बताएं। देखिए, जो आलू बुखारा है ना, बेसिकली हम उसको कहते हैं इट्स अ डायबिटिक फ्रूट। हम कहते हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, तो वो आलू बुखारा इस्तेमाल करें। इसके पीछे ग्राउंड बेसिक्स हमारे पास ये हैं कि आलू बुखारा इन नेचर हमारे पास न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर पोटाशियम रिच होता है एंड विटामिन ए रिच होता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो 87% ऑफ वाटर कॉन्टेंट होता है हमारे पास आलू बुखारा के अंदर। दैट मीन्स कि ये हमारे पास शुगर पेशेंट के लिए, अब शुगर में हमारे पास जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें इशू क्या होता है? पहला इशू हम उनमें देखते हैं कि डिहाइड्रेशन का, उनका मुंह बार बार सूखता है, उनको थर्स्ट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको डिहाइड्रेशन इश्यूज़ होते हैं। उस चीज़ को क्योर करने के लिए सबसे पहला टारगेट जो है हमारे पास, हम कहते हैं आप प्लम्स यूज़ करें। डेली 2 से 3 प्लम्स हम उनको रिकमेंड करते हैं विद मीडियम साइज़, नॉट लार्ज, मीडियम साइज़ में अनराइप करके वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन सोर्स है जो कि हमारे पास एज अ प्लम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। पोटाशियम बहुत अच्छा इसके अंदर होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये एज अ कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा रिलीज़ करता है। दे आर फाइबर रिच, हाईली फाइबर रिच। हम लोग कहते हैं कि फाइबर फ्रूट जो है ना, सबसे ज़्यादा इसमें अमाउंट में ज़्यादा हमारे पास पाया जाता है। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन इशू है, किसी को पाइल्स का इशू है, बवासीर का इशू, आजकल हर हमारे पास तीसरे जो होते हैं फीमेल इशूज़ के अंदर आ रहे होते हैं, तो उसके लिए हम इस कंटेंट को देखते हैं कि प्लम्स हम यूज़ करवाते हैं, ड्राइड प्लम्स यूज़ करवाते हैं और फ्रेश फ्रूट्स हम डाइट में यूज़ करवाते हैं। अगर वो डेली अपनी डाइट में प्लम्स ले रहे हैं, आजकल प्लम स्मूथीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आप सोडाज यूज़ कर सकते हैं, आप प्लम्स को जूसेस यूज़ कर सकते हैं डेली अपने 12 to 1 AM के बीच में एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं आप फ्रूट को। तो उसके लिए हमारे लिए बेहतरीन सोर्स है कि आप प्लम्स को अपने डेली रूटीन में अपने ऐड करें। इसकी इसकी फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? बहुत से लोग आलू बुखारे का शरबत, एक जी। तो आलू बुखारा ड्राइड आलू बुखारा होता है, क्या वो इसी से ही, मेरे ख्याल में इसी को ड्राई जब कर लिया जाए, बिल्कुल इसी को ड्राइड करके सन राइज करके उसको सन जो है ना रेज दे के तो उसका ड्राइड कर लेते हैं। वो ड्राइड की ज़्यादा हमारे यहाँ और बड़ा मकबूल बेनिफिशियरी तरीन मशरूब है हमारे यहाँ पर गर्मियों में। और इसकी भी तासीर, अगेन आई वुड से देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ठंडा एंड गर्म एंड तासीर इन न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि ये ठंडा होता है, आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है। लेकिन एक तो वो आलू बुखारा है ना, जो हम आलू बुखारे का शरबत हमें ठेलों पर नजर आता है, इस आलू बुखारे को हम किन किन फॉर्म्स में खा सकते हैं? इन आलू बुखारे को पहली चीज़ तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आपने इसको पील के साथ लेना, आपने इसको छिलके के साथ डेली इस्तेमाल ज़रूर करना। लोग इसका छिलका उतार देते हैं, लेकिन आपने इसको छिलके के साथ, क्योंकि फाइबर तो उसी में है ना, काम तो उसी ने अपना करना है, ठीक है। जितना आप फ्रेश से फ्रेश फ्रूट्स को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप आ जाए इसकी फॉर्म्स के ऊपर, तो हम सबसे पहले आप प्लम
चटनी यूज़ करें अपने डेली रूटीन के अंदर, बना के रख लें उसको। हम इसको इमली बुखारे की चटनी कहते हैं। उस चटनी को हम जो बाहर से, मैं प्रेफर करती हूँ कि बाहर से आप ना लें। आजकल डायरिया के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आजकल टाइफाइड के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अनक्लीन पानी की वजह से, जिसमें पानी की क्वांटिटी जो है ना वो हमारे पास पोल्यूटेड वाटर यूज़ किया जाते हैं वो लोग। तो आप प्रेफर करें घर में उस चीज़ को तैयार करें, प्लम की चटनी यूज़ करें, एज अ प्लम सॉस यूज़ करें, अपनी सलाद ड्रेसिंग्स के तौर पे उसको यूज़ करें। और अपने आपने अगर स्टेक्स यूज़ करनी है उसके साथ भी हम डिफरेंट मशरूम सॉस यूज़ करते हैं, आप प्लम सॉस यूज़ करें। स्पेशली आप प्लम जो है ना अपने पास जैसे हम जैम्स यूज़ करते हैं, आप उसकी भी सॉस बना के अपने पास रख सकते हैं होममेड। जितनी होममेड आप चीज़ें कोशिश करेंगे बनाएं और उसको यूज़ करें अपने वैसे डेली तो रूटीन में। कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस फॉर्म में जो चीज़ जी, है जी। उसी में इस्तेमाल की बिल्कुल। जाए, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं जैसे वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं खा सकते, नहीं तो खा फिर आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। तो Modify मॉडिफिकेशन के लिए इसकी चटनी बहुत अच्छी है, जिस तरह से आप कह रही हैं इसके जैम या जेलीज बनाए जी, जा बिल्कुल सकते jelly। हैं, बच्चों के लेकिन लिए आपने बहुत खुद अच्छा घर सोचा। पर बनाना है। फिर फ़ायदा नहीं ना होगा कि बाजार से इस्तेमाल करें, उसमें ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव्स भी जी, ऐड बिल्कुल। होंगे। और कौन कौन सी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है? एक तो हमने डायबिटीज़ की बात डायबिटीज़ कर के ली, लिए। तो इसके अलावा और कौन डायबिटीज़ कौन के लिए सी? बहुत अच्छा है हमारे पास, पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है प्लम हमारे पास, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब समझ लें मैजिक फूड है फॉर जिनको कॉन्स्टिपेशन। गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जिनको जाता है गैस्ट्राइटिस मोस्टली का लोगों इशू को, है उनको हम सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करते हैं, बट ये सिट्रस से अलग है, हम उनको प्लम्स भी रिकमेंड कर देते हैं। प्लम्स भी प्लम्स recommend रिकमेंड जिनको गैस्ट्राइटिस का इशू है। आप लास्ट सेशन में बात करी थी, मैं आपको गैस्ट्राइटिस को भी गाइड कर सकती हूँ। द पॉइंट इज़ कि आप उनमें सिट्रस फ्रूट सिर्फ अवॉइड करते हैं, उसमें लेमन हो जाता है, हमारे पास एक्सेसिव यूज़ ऑफ हम मना कर देते हैं, पीच हम अवॉइड करवा देते हैं, लेकिन प्लम्स और एप्रिकॉट्स हम यूज़ करवाते हैं। लेकिन देखिए हम आलू बुखारे की भी बात करते हैं ना, बहुत सा आलू बुखारा अगर आपको आपसे धोखा हो गया है तो उसमें आपको वो खट्टा भी मिल जाता है। खट्टा आलू बुखारा नहीं खाया जाता, कम से कम मेरे जैसे बंदे से तो नहीं खाया जाता। या अगर हम आगे चलकर हमने आड़ू की भी बात करनी है, वो भी बहुत खट्टा होता है। लेकिन एक ये होता है कि आपको आलू बुखारा बहुत अच्छा मिला, बहुत ही मीठा है, या पीच बहुत ज़्यादा मीठा है, तो इन दैट केस हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसकी मिठास बरकरार है? यस यू कैन, इवन इन गैस्ट्राइटिस एंड इन अल्सर, अगर वो मीठा है। हाँ, अगर वो मीठा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे जो बेनिफिशियरी भी यही है कि अगर आपको मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा करता है प्लम, आपका अगर आपका डाइजेशन को बेहतर डाइजेशन करेगा, बहुत इंप्रूव करता है। द पॉइंट इज इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं, हम इसको नेचुरल शुगर डायबिटीज़ में हम कहते हैं बहुत स्वीट है, लेकिन हम बेबी डायबिटीज़ वालों को रिकमेंड कर रहे होते हैं। द पॉइंट इज कि इसकी अपनी शुगर, नेचुरल शुगर इतनी अच्छी है, ये अपनी नेचर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। दैट मीन्स कि हम इसको पेशेंट को बड़े आसानी से रिकमेंड कर सकते हैं, और ये वेट लॉस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वेट लॉस में इसको फिर कैसे इस्तेमाल करें? इसकी आपने एज अ डिटॉक्स यूज़ करना है, इसको एज अ स्मूथीज़ यूज़ करना है। दैट इन केस अगर आप एंड हाउ मैं आपको बताती हूँ, इवनिंग अगर आप एज अ इवनिंग स्नैक में आप 4 to 5 के PM के अंदर आपने 2 प्लम्स लेने हैं, उसमें आपने 1 ग्लास वाटर, 1 फिस्ट ऑफ मिंट और लिटिल बिट ऑफ जिंजर, दैट्स इट। इसको ग्राइंड करें, इसको एज अ स्मूथी लें और अपने पास इसको यूज़ करें। बेहतरीन सोर्स है कि आप इसको यूज़ करें एवरी डे यू कैन यूज़। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब हम आ जाते हैं खुबानी पर। खुबानी आजकल हमें मुख्तलिफ ठेलों पर, दुकानों पर बहुत ज़्यादा मतलब रेडिली अवेलेबल नज़र आ रही है। और ऑब्वियसली इसमें भी ये होता है कि अगर आपको खुबानी बहुत मीठी मिल जाए, मीठी मिलना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो आपके जो मुंह का जायका है उसको भी दोबाला करती है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। सो खुबानी के बेसिकली क्या फ़वाइद हैं? देखिए, खुबानी को हम बेसिकली इस तरह देखते हैं कि इसको हम स्टोन फ्रूट कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं पल्प होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। उस स्टोन फ्रूट को एज हमने यूज़ करना है फाइबर रिच। जो ये स्टोन फ्रूट्स की कैटेगरी है, दे आर हाईली, सबसे ज़्यादा इन एप्रिकॉट्स में, प्लम्स में हमारे पास और पीचीज़ में सबसे ज़्यादा जो अच्छा फ्रूट है उसको एप्रिकॉट गिनते हैं। इस तरह की क्वांटिटी, ठीक है। ये अगर हम फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ एप्रिकॉट अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं, दे आर विटामिन ए रिच, दे आर विटामिन सी रिच। एनीमिया पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको खुबानी जिनको एनीमिया, और लिवर पेशेंट्स के लिए। ये 2 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं। लिवर डिजीज़ हो जाएगी, जिनको फैटी लिवर होता है, जिनको लिवर से रिलेटेड डिजीज़ हैं, सिरोसिस के इशूज़ आ जाते हैं, उन सब डिजीज़ के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमको खुबानी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। ये हमारे ब्लड मेकिंग में हेल्प करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करता है, हमारी डाइट के अंदर हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है। जितना अच्छा हमारा लिवर अच्छा काम करेगा, उतनी अच्छी हमारी स्किन ग्लो करेगी आउटसाइड। तो इंटरनली आपने डाइट को इम्प्रूव करना है। और स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए कैसी है खुबानी? बहुत अच्छी इस सेंस में है कि थोड़ी स्वीट कंटेंट, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो हम क्वांटिटी, हर एक चीज़ को क्वांटिटी में मुहैया किया जा सकता है। हम इसको प्रेफर करते हैं 3 खुबानी वो एक दिन में डेली अपने नाश्ते के साथ ले सकते हैं। अच्छा, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। अदर देन डायबिटीज़ 5 तो कंटेंट, क्योंकि वो 100 ग्राम में हमारे पास 5 to 6 से खुबानी है, और 100 ग्राम सर्विंग हम काउंट करते हैं एज अ 1.5 सर्विंग फॉर एक। मेरे ख्याल में किसी भी किस्म का कोई भी फ्रूट हो,
एवरी फ्रूट इज़ वेरी गुड फॉर द कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप उसको फ्रूट, पील लेकिन के ये साथ ले फ्रूट रहे जो हैं, है ये इनके लिए कैटेगराइज्ड है। प्लम इज अ वेरी बेसिक फूड फॉर द, अगर आपने किसी कॉन्स्टिपेशन लेकिन आप किसी भी अगर देखें, अगर आप आम भी ले लें ना, तो आम भी अल्टीमेटली आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है। मैंगो की सो बात करें, मैंगो आप देख लें, आप इसके साथ साथ एप्पल देख लें, आप इवन बनाना खा लें, ये चीज़ें आपकी डाइजेशन को बहुत बेहतर करती है। अल्टीमेटली जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, अगर वो अपनी डाइट में ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल शुरू कर दें, किसी भी किस्म का कोई भी फल, सो आई वुड से कि उससे फाइबर अगर आपके अंदर जाता है और फ्रूट्स जाते हैं तो आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसको रिलीफ मिलता है। अच्छा, अब आ जाए पीचेस पर, आड़ू पर। सो इसके क्या फ़वाइद हैं, क्विकली बताइएगा। लेकिन जो पीचीज़ है ना हमारे पास, हम पीचीज़ कहते हैं कि इट्स अ मैजिकल फ्रूट फॉर दोज पर्सन जिनको एक्नी इश्यूज़ हैं। मैं ये रिकमेंड करती हूँ जिनको एक्नी इश्यूज़ हैं, जिनको फेस पिगमेंटेशन है, जिनको डेली डाइट में जो सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट हम हाइड्रोनिक सीरम्स यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ आजकल सीरम्स आए हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पीच यूज़ करें। आप पीच को एज अ डिटॉक्स यूज़ करें। आपने डेली रूटीन में अगर अपनी वाटर की बोतल रखी हुई है, 1 से 2 स्लाइस अपनी पीच उस वाटर की बोतल में ऐड करें। पीच स्मूथीज़ ऐड करें, पीच अपनी अर्ली मॉर्निंग में पीच जूस ऐड करें। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये इसमें बेसिकली हमारे जो ग्लूटाथायोन है उसको इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट फ़ायदे तो शुगर के रिलेटेड, डायबिटीज़ रिलेटेड ऑलरेडी इसके अंदर हैं ही हैं, लेकिन जो एक आजकल के दौर में समर्स के हिसाब से इसका फ़ायदा वो ये है, आप इसके पील को पाउडर को यूज़ कर सकते हैं एज अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, एज अ मास्क। अच्छा, इसको कैसे करना है? इसके पील्स को आपने ड्राई कर लेना है? देखिए पीच पील आपने ड्राई कर लेना, आपको ड्राई फॉर्म में मिल भी कोई जाता है। पील उस तरह से उतरता ही नहीं है। उतर जाता है। आपने अगर बगैर उसको उतारा है, पील उतारने के बाद अच्छा, मैंने हमेशा से उसको पील के साथ ही खाया और ऐसे ही लोगों को खाते हुए देखे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट्स। लेकिन जिनको जो डायबिटिक थोड़े से पेशेंट होते हैं ना, जिनको च्यूइंग इशू होता है, जिनको गम्स के इशू होते हैं, वो उतार के खाते हैं, उनसे हजम नहीं होता। ठीक है, तो उसके हमने पील्स को ड्राई कर लेना। अगर आपको ड्राई करना मुश्किल लग रहा है तो आप ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक फॉर्म से आप जो है ना वो उसका पीच का ड्राई फॉर्म ले लें। उसमें आपने जो है ना 1 टेबल स्पून, अगर आपने 1 टीस्पून आपने पीच पाउडर लिया है, पील पाउडर लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है ना 1 टीस्पून एलोवेरा जो वो ऐड करना है। एलोवेरा की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, सिंथेटिक भी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून आपने उसके अंदर जो है ना गुलाब का रख ऐड करना है। उसको मिक्स करें और रात को एज अ फेस मास्क। तो आपने साथ ही साथ ब्यूटी टिप्स भी बता दिए, न्यूट्रिशन से हम हट गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी फ्रूट्स अगर आप फ्रेश फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, आपकी स्किन के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा। और अगर आप इसको इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि हफ्सा हमें बता रही थी कि आप इसके पील्स को ड्राई करके भी, मतलब लाइक इसमें अगर आप के गुलाब शामिल कर लें, आप इसमें ग्लिसरीन शामिल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, और उसको अगर आप फेस पर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके फेस को भी फायदा मिलेगा। जूसेस की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन जूसेस से ज़्यादा ओरिजिनल फॉर्म में आप जितनी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे ओरिजिनल फॉर्म में खाया नहीं जा रहा होता है, या वो मिल्क शेक्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क शेक इज़, आई वुड से ये भी हेल्दी है, क्योंकि आपके अंदर दूध भी जा रहा है, आपके अंदर वो फ्रूट भी जा रहा है, सो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। बट थैंक यू सो मच, हफ्सा हमारे साथ शो में मौजूद थी। फलों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में यकीनी बनाएं, अगर आप अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, बरकरार के साथ साथ अच्छा रखना चाहते हैं। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं महंगाई की, तो नो डाउट महंगाई जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। जब मुल्क में महंगाई होती है तो हर सेक्टर मुतासर होता है, हर कारोबारी शख्सियत मुतासर होती है, हर बिज़नेस मुतासर होता है, और आम आवाम तो मुतासर डेफिनेटली होते ही हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बंद हुई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर, और इसके साथ साथ बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्पेशली ज़्यादा इसमें अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल बिजनेस या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको बंद होना पड़ा, बिकॉज हमने बिजली के नर्ख देखे, गैस के नर्ख देखे, उनमें इजाफा हुआ। और ना सिर्फ इजाफा हुआ, जब सर्दियाँ आती हैं तो गैस अवेलेबल ही नहीं होती, गर्मियों में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, और अगर होती है तो कमर्शियल सारिफीन पर बिजली की मद में इतना बोझ हो जाता है कि बहुत कम इंडस्ट्रीज़ इसको बर्दाश्त कर पाती हैं। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। आज शो के इस सेगमेंट में हम इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ और उनको राइट नाउ जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमती सतह पर क्या इनिशिएटिव्स इनके लिए लिए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन फ़िरोज़पुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन
फ्राया एक्चुअली इसका एब्रीवेशन है। खालिद महमूद खोखर साहब शो में मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो फ्राया इज़ बेसिकली फिरोजपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। Madam, it is a Firozpur Road Industrial Association that starts from 13 किलोमीटर फिरोजपुर रोड अप टू कसूर, लेफ़्ट एंड राइट तमाम एरियाज में शामिल है। तकरीबन इसमें 485 यूनिट्स हैं जो इस वक्त स्मॉल और बिग यूनिट्स हैं, और इसमें तमाम शोबा इसमें मौजूद हैं। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फर्नीचर्स, मार्बल, लेदर, मतलब जो भी इंडस्ट्री का You नाम name it, और वो इसमें सारी industries स्पिनिंग, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और ये पाकिस्तान का इस वक्त ये सबसे बड़ा हब है, और एक सुंदर स्टेट, और उसके बाद फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल जो स्टेट है ये वाला। और इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो फ्राया की जो बुनियाद है, ये एक पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 1 या 2 ऐसी रजिस्टर्ड हैं विद द गवर्नमेंट। फ्राया इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ये रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने जिस तरह से कहा फिरोजपुर रूट पर बहुत से यूनिट्स ऐसे बने हुए हैं और वहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और वो काम कर रही हैं। अब इसमें सब इंडस्ट्रीज़ आपने कहा कि आती हैं, फार्मेसीज़ भी आती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आती है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आती है, इसमें और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं। अभी क्योंकि हम इन्फ्लेशन से इसको लिंक करना चाह रहे थे, हमारे मुल्क की इकॉनमी, बहुत से मसाइल हमने देखे, फिर बहुत से बिजनेसेस बंद हुए, बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी बंद हुई। इंडस्ट्रीज़ वही थी जिन्होंने सरवाइव किया, जो कि बहुत अरसे से चल रही थी या जिनका मैस लेवल पर एक कारोबार था। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं हर तरह की इंडस्ट्री को, इकॉनमी के साथ साथ कौन कौन से और बोझ हैं जो इंडस्ट्रीज़ बर्दाश्त कर रही हैं इस वक्त? मैडम, सबसे पहले तो एक बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इंडस्ट्री जो है वो वाहिद एक ऐसा अदारा है जो कि पाकिस्तान के लिए, किसी भी मुल्क के लिए डॉलर्स लाने का सबब होता है। बेशक एक्सपोर्ट होगी, डॉलर्स आएंगे, इसके अलावा और कोई तरीक़ेकार पाकिस्तान के पास नहीं है। मतलब मांग के डॉलर लेना, उससे तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो आप जब तक इस इंडस्ट्रीज़ के मसाइल को हल नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री हाउ इट विल रन। आप देखिए, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें लम्हा फ़िक्री है, वो ये है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ ये हुआ, बेचारे रात को सोए हैं, अगर उनके बैंक में लाख रुपए पड़ा था, सुबह जब उठे तो वो 75,000 रह गया ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ डॉलर्स। तो इसमें उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जो बिग यूनिट्स हैं वो भी अपने पहले 75%, फिर 50%, फिर आलमोस्ट 35% प्रोडक्शन पे आ गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ख़ाम माल जो कि इंडस्ट्री की एक बुनियाद है वो अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि डॉलर्स नहीं है, डॉलर से एलसी नहीं खुल सकती। जब एलसी नहीं खुलेगी, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो आगे फैक्ट्रीज बंद है। और अच्छा, इसका एलसीज खुलने की बात तो बहुत दफ़ा की जा चुकी है कि अब खुल रही हैं, अब खुल रही हैं, लेकिन अभी तक खुली लेकिन नहीं अभी है। तक वो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी आपको है नहीं जिसमें आप अपने डॉलर्स को मंगाएं। देखिए 3000 आपका जो कंटेनर्स है वो वहाँ पे कराची में फंसा स्टक हुआ है। था, वो जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको निकलना शुरू हुआ है। लेकिन वो निकलने के बाद नेक्स्ट आना भी तो है, उसके लिए फिर डॉलर्स रिक्वायर्ड है। तो डॉलर्स का हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस कदर फुकदान है कि एक्सपोर्टर्स को भी वो अवेलेबल नहीं है। अब टू सडन लिमिट, थैंक्स टू गवर्नमेंट के भी उन्होंने कुछ शुरू किया है, देखें इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या आते हैं। अच्छा, एक हम अगर पिछले 3-4 साल की बात करें, महंगाई हर वक्त में रही है, हर दौरे हुकूमत में रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल जो थे, बिकॉज पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इवन आई वुड से कि 2014-15 के बाद से जब ये पनामा आया था, थ्रू आउट हमने एक वो देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 2018 में शुरू में थोड़ा सा बेहतर रहा, लेकिन फिर जब हमने देखा कि जो भी मामलात बने, और उसकी वजह से अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें किसी ना किसी फॉर्म में नज़र आ रही है। इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी डेफिनेटली वहाँ पर होगी जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो पिछले 4 साल इंडस्ट्रीज़ जो स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हुई, क्या मेनली क्या वजह थी, किस वजह से बंद हुई? मैम देखिए, एक तो उनको वॉल्यूम थोड़ा था, शॉर्ट छोटी था। इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि रॉ मटेरियल मार्केट से अवेलेबल नहीं था। जो इंपोर्ट करते हैं उनकी इंपोर्ट बैन थी, तो उनके पास कोई ज़रिया और तरीका रह ही नहीं गया था। अब आप देखें, फिर एक और जो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ वो ये
कि एक गैस इंडस्ट्री, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जिसको आज तक हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो समझ नहीं पा रहे, ठीक है। कि गैस ली जाती थी आपसे, एडवांस में आपसे सिक्योरिटी ले ली जाती, 3 महीने के इक्विवेलेंट बिल के बराबर आपके सिक्योरिटी दे दी, आपको गैस मिलना शुरू हो गया, आपने हर महीने बिल पे करना शुरू किया, आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे कायम रही। बदकिस्मती से वो गैस तो ना मिली, उन्होंने कहा जी RLNG आएगा, RLNG की आप एडवांस पेमेंट करेंगे, सिक्योरिटियाँ फिर वहीं पे उनकी रहीं, फिर लोगों को एडवांस में पैसे देने पड़े, फिर वो भी आपका शॉर्टफॉल, आपका इंडस्ट्री रन से शॉर्टफॉल वो भी निकला, आपने एडवांस पेमेंट की सुई गैस को। फिर सुई गैस का अलमिया ये है कि आपको कोई शेड्यूल्ड, आप सर्दियों की बात करें तो या गर्मियों में अवेलेबल नहीं है, और अगर कहीं पे अवेलेबल है तो वहाँ प्रेशर नहीं है। तो आप देखिए इस पूरे प्रोसेस ने पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीली में कितना अहम अंसर अदा किया है कि यहाँ से दरख्त काट काट के और वो जलाए जा रहे हैं बॉयलर में ताकि स्टीम पैदा हो, और इसके अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आया वो ये कि आपके जो ऑर्डर्स थे एक्सपोर्ट के वही आप टाइम पे दे नहीं पाए, उसमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शिपमेंट स्टक हो गई, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से ये स्मॉल इंडस्ट्री पर्टिकुलर, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री फीड करती है बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपना काम कम करेंगी तो उसका डायरेक्ट असर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे आएगा। तो ये एक बुनियाद बनी है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की कि इन्होंने किसी तरह इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया कि हम इंडस्ट्री को प्रमोट करें, इंडस्ट्री को लगाएं, इंडस्ट्री को चलाने के लिए सहूलियात दें। आप चाइना से कंपेयर करें, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ से उठ के बांग्लादेश गए, उनकी इकॉनमी, उनकी एक्सपोर्ट देखें, कल मैं उसको देख रहा था, $5.5 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट है। वो क्यों है? वो देखिए इसलिए आपने हाँ, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को वो फैसिलिटेट ही नहीं नहीं किया। अब किया। आप देख लें यहाँ पर कराची में से बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के, जब ये मुत्तहिदा MQM वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पावर में थी आप कह लें, सो वो भत्ता और ये चीज़ें इतनी कॉमन थी कि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को बांग्लादेश मूव करना पड़ा। इसके अलावा मैडम बेसिक फैसिलिटीज़ आप देखिए, आपको टैक्स फ्री जोन बनाने चाहिए, नहीं बनाए आपने, जो बनाए उन पे आपने काम नहीं किया। खुशाइंद है कि आप नए टैक्स फ्री जोन बनाने के आप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने से रोका किसने? कौन है जो ये कह रहा है कि इंडस्ट्री को तरक्की दे? देखिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जब तक आप ये क्रिएट नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब एक एग्रीकल्चरिस्ट को ला के या एक आप डॉक्टर को ला के इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए बिठा देंगे, हाउ इट विल सॉल्व? क्या तरीक़ेकार है कि वो उसका हल किया जाएगा? इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो आर्मी ने एक शुरू किया था मेडिकल हार्ट का हॉस्पिटल उसमें पिंडी में, तो उन्होंने वहाँ पे एक डॉक्टर को एज ए CEO बिठाया। ठीक है। तो आज वो पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट बन गया। उसको देखते हुए उन्होंने सब जगह पे डॉक्टर्स को CEO बिठाना शुरू कर दिया कि यार डॉक्टर्स के बेसिक मसाइल तो हल करें। तो इसी तरह राइट मैन फॉर द राइट जॉब आएगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें हल लेकिन होंगी। जब आप इंडस्ट्रीज़ में जो चैलेंजेस की बात करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इसमें क्या पोजीशन है, कहाँ पर राइट मैन का आना बनता है? और ऑब्वियसली जब वो राइट मैन की हम बात करते हैं तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही आएगा। वो पोजीशन क्या है और वो आप मतलब वो कौन से ओहदे पर आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पर आएगा और फिर वहाँ पर आकर इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल को समझते हुए उनको फैसिलिटेट करेगा? सबसे पहले तो मैडम अरबाब इख्तियार, आपको पता है कि सारे वज़ीर जो आते हैं जब तक, और देखिए आपका ये कहना है कि वज़ीर सनत और तजारत जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट लगे ही हैं? मस्ट बी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो लगते हैं ना? कहाँ लगते हैं? उनको उठा के तो सीगेस और कहीं और पे दे दिया जाता है। तो आप देखिए आज तक इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी काबीना में तो बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट या शुगर मिल मालिकान रहे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कोई इंडस्ट्रीज का वहाँ पे वजीर बना, जहाँ पे उसको आना चाहिए था वहाँ पे उसको नहीं लाया अच्छा गया। चलें, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है मैम, एक तो मैंने बताया राइट टाइम, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। दूसरी बात ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक थिंग्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात गैस। ये जब तक दो चीज़ों की फरावानी बिला तातुल इंडस्ट्री को नहीं दी जाएगी वो आपकी सर्वाइवल नहीं होगी। फिर आप देखिए, आप एक ऑर्डर दे चुके होते हैं, उसकी सब माही पिछले 4 रुपये बढ़ा दिए गए इसके पर यूनिट के, आप तो कॉस्टिंग में भी ऑलरेडी कर चुके होते हैं। आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट को उस तरह किल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को जो भी आपने प्लान देना उनको फ्यूचर का दें। जब कोई फ्यूचर को मिलेंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो अपने प्लान उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे।
उसी से आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इस मुल्क के जो हालात हैं, अगर इंडस्ट्री खुदा न खास्ता मज़ीद प्रॉब्लम आ गया, जो कि आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैडम आएगा, मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ जाएगा। सही। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो पहले ही है, नहीं बहुत नहीं वो ज़्यादा है। इसलिए आएगा कि जब लोग बेरोज़गार होंगे तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल, इंडस्ट्री तो लेकिन जिस रोज़गार लॉ देती एंड है। ऑर्डर की आप बात करें, वो तो मसला हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इब्तिदा से ही जी। शुरू हो गया था, और हर गुजरते वक्त के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने बद हाँ, से बदतर होते देखी है। देखिए जब तक एक रोटी नहीं मिलेगी किसी को, तो वो रोटी और मेरे कमाने के ख्याल लिए में कुछ तो इन करेगा सब वो। चीज़ों के साथ साथ एलसीज़ का खुलना, ये एक बहुत ही ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है। है। एलसीज़ खुलें और आप बाहर से ख़ाम माल जो है वो इजीली मंगवा सकें, ताकि इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके। थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे कि सोशली डिस्कनेक्ट हो जाना अपने इर्द गिर्द के लोगों से, ये किसी भी इंसान की जहनी सेहत को किस तरह से मुतासर कर सकता है, और जहनी सेहत और सोशल कनेक्टिविटी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। बहुत से लोग से अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनसे सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके पीछे मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। कुछ उनके माजी के तजर्बे अच्छे नहीं रहे होते, या उन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा ऐसा फेस किया जिसकी वजह से वो किसी सोशल गैदरिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और एक बिल्कुल अलहदा ही किस्म के एक शेल में, खौल में चले जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होती है। जिन लोगों की भी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होती है, जो सोशली बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस एक्चुअली में कम होते हैं। उनको इमोशनल सपोर्ट भी आसपास के लोगों से मुहैया हो जाती है, बिकॉज़ सोशल सर्कल का अच्छा होना और सोशल कनेक्टिविटी होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन सोशल डिसकनेक्टिविटी एंड अ बैड मेंटल हेल्थ, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मुज्तबा इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब हम सोशल डिसकनेक्टिविटी की बात करते हैं और जहनी सेहत की बात करते हैं, कितना गहरा ताल्लुक़ है आपस में इन दोनों चीज़ों का? जी, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए क्योंकि आप जब सोशली अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लेते हैं और अपने आप को एक बिल्कुल अपने शेल में रखते हैं, तो जो आप सोच रहे होते हैं या जो आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही होती है, उसकी वैलिडेशन सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और आपके पास कोई आसपास बंदा नहीं होता जो कि उसे कंफर्म या रिजेक्ट कर सके। सो जो ख्यालात आपके जहन में एक दफ़ा प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो फिर आपको सही लगने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी वजह यही होती है कि मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने की, कि आपको ये गलत और सही की पहचान करवाने वाला साथ में कोई होता नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से आप जो भी ख्यालात अपने लेके चल रहे होते हैं, उनको अपने अंदर पुख्ता एक यकीन पैदा कर लेते हैं कि ऐसा ही है और ऐसी ही चीज़ें होंगी। सेल्फ अजम्पशंस। जी, सेल्फ अजम्पशंस फिर वो बिलीव्स बन जाते हैं, और जब वो बिलीव्स बन जाते हैं तो फिर आप उसी को ही लेके चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब हम सोशल डिस्कनेक्टिविटी की बात करते हैं या समाजी तौर पर लोगों से ख़ुद को तन्हा कर लेना, अलहदा कर लेना, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या अपने इर्द गिर्द के लोगों से ख़ुद को डिस्कनेक्ट कर लेना, या सोशल डिस्कनेक्टिविटी में आप अपने रिलेटिव्स या इमीडिएट फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? ये किस नौयत की डिस्कनेक्टिविटी होती है? देखिए, पहली डिस्कनेक्टिविटी आपकी आउटर सर्कल की, हमारे 3 सर्कल्स होते हैं। एक सेल्फ सर्कल होता है, उसके बाद दूसरा फैमिली एंड वेरी क्लोज पीपल जो कि आपके साथ हर रोज़ रहते हैं, उनके साथ सर्कल होता है। एंड देन देयर इज़ एन आउटर सर्कल जिसमें आपके दोस्त होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ आप रोज़ाना नहीं लेकिन आप फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। सबसे पहले आपका सबसे जो तीसरा वाला बड़ा वाला सर्कल है वो टूटना शुरू होता है। उसकी वजूहात ये होती हैं, आमतौर पे वजूहात ये होती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपके लिए टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिसमें स्पेशली ये बड़े शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक कांस्टेंट रेस है अपने साथ, कि आपने अपनी चीज़ों को, टास्क को कंप्लीट करना है, अपनी जॉब्स को कंप्लीट करना है, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आप उस सर्कल पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि आप बड़े क्लोज लोगों के साथ अपना रिलेशन लॉन्ग टर्म रखना शुरू कर देते हैं।
एट सम पॉइंट ऐसा होता है कि जब आप अपने काम या अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इतनी मॉडिफिकेशंस ले आते हैं, अपनी तब्दीलियाँ इतनी ले आते हैं कि आप अपने क्लोज लोगों के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होते हैं। पहली दूरी मेंटली होती है ठीक कि है। आपके जहन में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते जितने जहन में इंपॉर्टेंट से मुराद ये कि आपके जहन में दूसरी चीज़ें, मादी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी बननी शुरू हो जाती हैं। मसलन ये कि मैंने कमाना है, मैंने चीज़ों को पूरा करना है, मैंने घर के काम पूरे करने हैं, बाकी टाइम स्पेंड करना और रात को डिनर पे बैठ के गप्पे लगाना वो बाद की चीज़ें हैं। पहले ये कि मैं थोड़ा सो लूँ क्योंकि मुझे उठ के अगले दिन काम करना है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आप फिज़िकली भी अलग होने शुरू हो जाते हैं। जब आपने बहुत सारे घरों में ऐसे देखा होगा कि जब अब्बा घर आते हैं तो उनको सोने दो क्योंकि वो थके हुए हैं, वो सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर काम पे चले जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या है कि आपकी वो सोशल इंटरेक्शन मज़ीद कम होना शुरू हो जाता है। या घर की वालदा या जो माँ है वो सारा दिन काम करके थक जाती है, वो कहती है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है गप्पे लगाने या लूडो खेलने का या कार्ड्स खेलने का टाइम नहीं है और अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो फिर आप फिजिकली अपने आप को अलग करना शुरू। अच्छा, मेंटल डिस्कनेक्टिविटी को किसी से भी होना, ये आपको नहीं लगता कि ये अच्छी चीज़ है, इंसान किसी से डिटैच हो जाए? सो जब आप किसी से डिटैच हो जाते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, अल्टीमेटली आपके अपने फ़ायदे में आ, नो डाउट आपको किसी का अच्छा सोचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी सेहत के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे एग्री करूंगा इस लिहाज से कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इमोशनली और फिजिकली दोनों साइडों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन वी आर सोशल बीइंग्स और हमारे रिश्ते अल्लाह मियां ने बनाए ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे से रिश्ते रख सकें। आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि वी कांट लिव इन बॉक्सेस। हमें एक दूसरे के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन, फिजिकल, इमोशनल इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। हमारी सेहत, जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जिस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा है या ये नहीं होना चाहिए, वो डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे इन्हिसार है कि वो उसकी मेरी खुशी का बायस वो है या मेरी परेशानी का बायस वो है। यानी आप अपनी हैप्पीनेस के खुद जिम्मेदार हैं, अपनी हैप्पीनेस के जिम्मेदार आप खुद हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनली आपने अपनी खुद लेनी है। लेकिन आपने दूसरों के साथ इंटरेक्शन के थ्रू आप अपने आप को एक खुशी के ज़ुमरे में लेके आ सकते हैं। सो डिपेंडेंट नहीं होना, लेकिन आपने दूसरों से इंटरेक्शन रखना है ताकि आप अपने ख्यालात को वैलिडेट कर सकें, अपने साथ एक कनेक्शन बॉन्ड रख सकें, ताकि आपका रिश्ते जो आपकी ज़िंदगी के हैं वो कायम रहें। क्योंकि मुश्किलात में आपके रिश्ते ही आपके काम आएंगे, खुशी में भी आपके रिश्ते आपके काम आएंगे। अगर आप किसी चीज़ पे खुश होते हैं या आपको कामयाबी मिलती है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप इसको शेयर कर सकें, सो आप आहिस्ता आहिस्ता लोनलीनेस और तन्हाई का शिकार होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर आप परेशानी अकेले फेस कर करके थक जाते हैं और उसमें भी आप डिप्रेशन का अच्छा, एक आपने कहा कि इनिशियली एक बंदा मेंटली डिटैच होना शुरू होता है या डिस्कनेक्ट होता है, फिर अल्टीमेटली फिजिकली होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक देखें हम मादी चीज़ों की बात करते हैं, या अगर मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने कल सुबह उठ के शो करना है, तो मैंने रात को 10 बजे 9 बजे सोना है, उसके बाद नो सोशल कनेक्टिविटी विद एनीबडी। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ मेरी अपने लाइफस्टाइल में, अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी ओवरऑल वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो आपको नहीं लगता ओवरऑल वेलबींग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो आपको फ़ायदा देती हैं? लेकिन यस, जब आप बात करते हैं कि ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस और द ट्रॉमास, या आपके अगर किसी के साथ इंटरेक्शन अच्छे नहीं रहे, या अगर आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हुए लोगों से सोशली, ये चीज़ गलत है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमें प्रायोरिटीज सेट करनी है। हाँ, मेरी प्रायोरिटी मेरी सक्सेस है, मेरी ज़ात है। अब तो ये चीज़ तो फिर अच्छी है ना, अगर मैं सोशली लोगों से मिलना जुलना कम कर देती हूँ। थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते अगर हम अकेले हैं। तो हम परेशानी को फेस इस तरह अच्छे तरीके से नहीं कर सकते अगर हम अकेले हैं। हमें प्रायोरिटीज़ में दूसरों को रखना ज़रूरी है, क्योंकि रिश्तों के बगैर आप ज़िंदगी में कनेक्टेड नहीं फील कर सकते। रिश्ते हमारे बनाए ही इसलिए गए हैं और रिश्तों का एहतराम इसीलिए रखा गया है कि आपके कनेक्टिविटी रहे। आपको ज़िंदगी में दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अकेले यू कैन नॉट लिव इन अ बॉक्स, इट्स नॉट पॉसिबल। जो लोग
अकेले होते हैं और वो अपनी सक्सेस भी ले लेते हैं, वो सक्सेस के बाद भी तन्हा रहते हैं, एंड इट्स अ वेरी लोनली प्लेस। अच्छा देखिए, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो ज़िंदगी में अपनी मतलब उन्होंने बहुत हायर पोस्ट को एंजॉय किया, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा फेम भी कमाया, नाम भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब आप उनको इमोशनली देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो एक अच्छा बॉन्ड नहीं शेयर किया होता उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, लोगों के साथ सोशली डिस्कनेक्ट रहते हैं, और फिर लोग भी अल्टीमेटली उनसे उनकी दूर हो कंपनी इंजॉय नहीं करते, जस्ट फॉर द रीज़न कि वो इतना नार्सिसिस्ट वो बन जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है कि लोग भी उनसे अनकंफर्टेबल होते हैं। तो आपको नहीं लगता ये पैटर्न इज़ वेरी मच अनहेल्दी, और ये आपको इब्तदा से ही इस चीज़ का आगाज़ होना चाहिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। और मोस्टली लोग जो खुद को सोशली डिस्कनेक्ट करते हैं वो या तो किसी माजी के तजर्बे की वजह से करेंगे, या वो खुद को बहुत की कोई बड़ी चीज़ समझ रहे होते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें जब भी हमने अपनी ज़िंदगी में आगे देखना होता है तो हमें प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियरली सेट करनी होती है, और उस प्रायोरिटीज़ में अपना आप सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, क्योंकि आपको एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ गुजारनी है, ना कि ऐसी लाइफ जिसमें आप बाय द एंड ऑफ योर लाइफ एंड यू लुक बैक एंड देयर इज़ नथिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ, क्योंकि आपकी लेगेसी, आपके जो आप छोड़ के जा रहे होते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने अपने आसपास के लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा है। अगर सिर्फ आपने अपने लिए काम किया है और एंड यू हैव अर्नड अ लॉट, यू हैव रीच्ड टू अ ह्यूज सक्सेस लेवल, लेकिन दैट्स ओनली फॉर योरसेल्फ, तो आप लेगेसी पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं? बिकॉज इन द एंड यू आर गोइंग टू डाई। जब आपने मरना है तो आपने अपनी लेगेसी क्या छोड़नी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या आप इतने अच्छे हैं कि अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं? क्या इतने अच्छे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ का, जहाँ पे आप जब इतने ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपके नीचे जो लोग होते हैं, आप उनका कितना ख्याल रखते हैं? उनके लिए आपने क्या किया? आपने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया? दीज आर द थिंग्स विच मैटर इन लॉन्ग टर्म। सोशली डिस्कनेक्ट ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं? सोशली डिस्कनेक्ट 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी प्रायोरिटीज़ में अपना आप सबसे आगे रख लेते हैं, एक। दूसरे वो जिनको अपनी लाइफ में बहुत अर्ली ऑन बहुत ट्रॉमा आया होता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद रिलेशनशिप रखने से डरते हैं, और ऐसे लोग सक्सेसफुल फिर नहीं रहते क्योंकि वो हर चीज़ में डर रहे होते हैं, तो वो नए वेंचर्स नहीं कर पाते। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि बाय नेचर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, बाय नेचर वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको नीड नहीं होती दूसरे लोगों की। हम उन्हें स्किज़ोइड कहते हैं, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें या इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, या इंट्रोवर्ट इज़ अ लाइट टर्म। हमारी जो साइकाइट्री की टर्म है दैट्स स्किज़ोइड, जिसमें बिल्कुल ही नो इंटरेस्ट इन एनी फॉर्म ऑफ ये सोशल लोग इंटरेक्शन। बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं। जी, बाय बर्थ ऐसे होते हैं, उनको नीड ही नहीं होती, नीड ही नहीं है कि भाई। लेकिन वो अल्टीमेटली वो नीड आपके घर वाले डेवलप करते हैं ना, वो शायद उनका ब्रॉटअप ऐसा रहा हो, घर का माहौल ऐसा हो। जी, आमतौर पे ऐसा होता है कि ऐसे लोग बाय जीन्स जेनेटिकली ऐसे होते हैं कि वो उनको नीड ही नहीं, बाकी घर वाले नॉर्मल होते हैं लेकिन दे वुड लाइक टू स्टे अलोन, और वो इंटरेक्ट भी नहीं करना अच्छा, चाह रहे वैसे होते। आपको नहीं लगता जो सोशली डिस्कनेक्ट ज़्यादा लोग होते हैं वो इमोशनली शायद मजबूत हों, या ये 50-50 केसेस होते हैं? 50%? बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कि बिकॉज दे आर टू अफ्रेड कि उनको दोबारा ठोकर ना लगे, ठीक है? Exactly. सो इट्स वो खौफजदा भी होते हैं, सो इट वेरीज विद एवरीवन। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन जी, वेरी person to करेगा। person। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं उनकी जहनी सेहत कैसे होती है? हमारी चलें, जहनी सेहत किस हद तक मुतासर होती है इफ़ वी स्टे डिस्कनेक्टेड सोशली विद एवरीबडी? देखें, हमें 3 चीज़ों को समझना है डिस्कनेक्शन की वजह से। एक, जब हम डिस्कनेक्टेड होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं किसी भी प्रोपेगेंडा के, ठीक है? प्रोपेगेंडा मीन्स कि कोई भी आपके जहन में एक बात डाल दी गई और आप उसे वैलिडेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उस बात को यकीन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई स्ट्रेस या परेशानी आती है, आप उसे खुद ही डील कर रहे होते हैं, और आप डील कर करके इवेंचुअली आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि परेशानी और स्ट्रेस तो हर रोज़ आने हैं, और आपके पास कोई आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपके साथ सपोर्ट के लिए कोई मौजूद नहीं है, और आप हर रोज़ उनको अपने आप पे डील कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट, जो जिस्मानी मेंटल रिसोर्सेज हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर स्ट्रेस्ड एंड एंक्शियस हो जाएंगे।
कुछ लोग जो होते हैं वो जब ज़्यादा अरसे तक अकेले रहते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग पैरानॉइड, वो बहुत ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं कि भाई लोग हमें नुकसान पहुंचा देंगे, कुछ हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या है कि दे स्टार्ट बिकमिंग वेरी डिसग्रंटल्ड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। जिस तरह से हमने कहा कि सोशल कनेक्टिविटी आपकी जहनी सेहत को मुतासर कर सकती है, अब करना क्या है इसके लिए मैं आपसे सोल्यूशन मांग रही हूँ कि हमने सोशली डिस्कनेक्ट भी नहीं होना, लेकिन हमने सोशल कनेक्टिविटी इतनी रखनी है कि हमें कोई हर्ट ना कर सके। हमने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, यानी कि हमने बड़ा बैलेंस लेके चलना है। सोशली कनेक्ट भी होना है लेकिन विद बाउंड्रीज, और हमें कोई ये भी ना कह सके ये बिल्कुल ही सोशली कनेक्ट है। सो बैलेंस किस तरह से रखा जाए? सबसे पहले तो हमने प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। प्रायोरिटीज़ इस तरह सेट होंगी कि अच्छा, मैं अगर फ़र्ज़ करें रात को, आप जिस तरह कह रही हैं कि मैं रात को 9 बजे सोना है और उसके बाद मैं सुबह उठ के आना है, तो फिर मैं क्या वक्त निकाल सकती हूँ जब मैं अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, जिसको मैं परेशानी के बगैर कि भी मैंने वहाँ जाना है या वहाँ जाना है, आज इसको छोड़ दे, उसके बगैर मैं क्या टाइम स्पेंड करूँ। सो देयर हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर गाइडलाइन इन योर हेड के ये मैंने करना है और इस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ों को लेके चलना है। इसके अलावा क्विकली सेकंड चीज़ जो आपको ये समझना है कि कुछ आपके कोर रूल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं। मसलन ये कि आपकी अगर सेल्फ इस्टीम है तो ये इतनी हद तक मैं बात एक्सेप्ट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और जो लोग आपको जानबूझ के हर्ट करते हैं, मैं उनसे किस तरह से डील करूँगा। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग श्योर कि आप इंडिपेंडेंट रहें। आपको दूसरों की हर चीज़ के लिए वैलिडेशन की ज़रूरत ना रहे कि अगर फलाने ये कह दिया कि तुम अच्छी नहीं लग रही, मैं 10 लोगों से पूछना शुरू कर दूं कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही। और फिर दूसरा ये कि मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी कि हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। आपके इमोशंस हर एक के लिए नहीं होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होने चाहिए, और वो भी ये नहीं कि आप बहुत ही जज्बाती हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुस्तफा, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सोशल डिस्कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाज़ ऐसे रिश्ते, बाज़ ऐसी कंपनी या बाज़ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आप हर्ट फील करते हैं, आपको लगता है आपको कोई नीचा दिखाता है, तो ऐसी जगहों पर बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं। हेल्दी इन्वायरमेंट में येस आप लोगों से मिलें जुलें, एंजॉय करें, लेकिन जहाँ पर ज़रा सी भी नेगेटिविटी हो तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि आप उस तरह की चीज़ों को, उस तरह की सिचुएशंस और कंपनीज़ को अवॉइड करें। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।